प्यारे बच्चों, आशा है आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक आपकी पूर्वी क्लास 6 की है ये, जिसका 5th यूनिट हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम कल्चर एंड ट्रेडिशन है, जिसका 4th आपका लेसन है ये, नेशनल वॉर मेमोरियल। क्योंकि आपको पता होगा कि हर यूनिट में आपके 3 लेसन्स हैं, पर ये लास्ट यूनिट यूनिट 5 जो है, ये 4 लेसन्स से बना हुआ है। तो हम 4th लेसन, जो एक पोयम है, एक बेहतरीन पोयम है, पेज नंबर 160 में आप जाइएगा। अगर आपके पास बुक है, बुक ओपन कर लीजिए, चीजें आपकी आसान हो जाएंगी जब आप पढ़ेंगे। हम चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है और क्यों हमारे पोयम हमारे सिलेबस में ये रखा हुआ है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। यानी कि इंडिया से, भारत से जब भी लड़ाई हुई है किसी देश की, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, जब भी भारत से युद्ध हुआ है और अगर भारत का कोई भी सिपाही, कोई भी सोल्जर शहीद हुआ है, उन शहीदों के लिए भारत ने एक मेमोरियल, एक स्मारक बनाया है उनकी याद में। मतलब बहुत सारे लोगों का स्मारक है वहां पर। अगर आप जाएंगे कभी देखने के लिए, अगर आपको मौका मिला तो आप जरूर जाइएगा। ये न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रीय समर स्मारक या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता है ये, जो स्टैब्लिश्ड हुआ था। स्टैब्लिश मतलब होता है स्थापित, जिसका निर्माण हुआ था फरवरी 2019 में। अगर आपको कोई वर्ड की मीनिंग ना समझ में आ रहा हो, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे आप लिखते रहिएगा। लिखा है, इट इज ए नेशनल मोन्यूमेंट, यह राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ पर बहुत सारे स्मारक हैं, बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, बहुत सारे स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, पत्थर पर उनके नाम लिखे गए हैं जो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़े हैं, युद्ध में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। तो ऐसे सारे के सारे शहीदों का एक स्मारक, जहां पर ढेर सारे स्टोन्स हैं, स्टोन्स के बने हुए प्लेट्स हैं, और उन प्लेट्स पर उकेरा गया है, लिखा गया है उनके नाम। बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये बनाया गया था मोन्यूमेंट, ये स्मारक हमारे भारतीय सरकार के द्वारा, इन ऑनर ऑफ आर ब्रेव सोल्जर्स। क्यों बनाया गया था? ऑनर माने सम्मान, हमारे बहादुर सिपाहियों के सम्मान के लिए बनाया गया था। ब्रेव माने बहादुर, सोल्जर्स मतलब होता है सिपाही। तो जो हमारे देश के सिपाही हैं, जो बहुत बहादुरी से लड़े और अपने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने देश की, अपने भारत की रक्षा के लिए शहीद हुए, उनका स्मारक है, उनके नाम लिखे हुए हैं। अगर आप कभी जाएंगे देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, पोएम जब पढ़ेंगे हम लोग तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। पहले एक बार देख लेते हैं हम सरसरी निगाह से। यहाँ लेटेस्ट रीड है, जिसमें आपको मिलेगा 12 लाइन्स। ये दो दो लाइन के आपके जोड़े हैं, इसे जोड़ा कहते हैं, पेयर कहते हैं। ये 6 पेयर्स हैं, यानी टोटल 12 लाइन्स हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये है बिहोल्ड, ये है रिटोल्ड। आपको राइम स्कीम बताया गया था, अगर आपको याद होगा। ये राइमिंग वर्ड है, बिहोल्ड का, रिटोल्ड, प्राइड का, कन्फाइड, वाइड का, साइड, ग्लोज का, शोज, माइंड का, रिमाइंड, रिमेंबर का, फॉरएवर। आपको याद होगा, अगर आप नए हो, आपने नहीं देखा है राइमिंग स्कीम वाला, तो आप किसी पुराने वीडियो में जाइए, आपको राइमिंग स्कीम समझ में आ जाएगी कि कैसे निकलती है। अगर यहाँ भी बताऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो आपको अंदाजा होगा, अगर आप पढ़े होंगे पिछले पोएम्स को जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको पता होगा कि ये राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं या राइमिंग स्कीम क्या होती है। तो राइमिंग वर्ड्स है बिहोल्ड, रिटोल्ड, जो वर्ड एक दूसरे को राइम करता है, यानी कि साउंड जिसकी मैच होती है। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है आपको पता होगा। बिहोल्ड को अगर ए करेंगे हम, तो रिटोल्ड भी आपका ए होगा। इस तरीके से ये ए होगा, ये बी होगा, तो ये भी बी होगा। यानी हर एक पेयर लाइंस जो है, जो जोड़ा है, उसकी राइमिंग स्कीम है ए। ठीक है, अगली वाली का है बी बी, फिर अगली वाली का है सी सी, फिर अगली वाली का है डी डी। इस तरीके से राइमिंग स्कीम चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा अभी फिलहाल, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा, ये है आपका नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जहां पे हमारे देश की सेनाओं, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, इन सब के जो सिपाही हैं, जो बहादुर सिपाही लड़े देश के लिए, उनकी स्मारक बनी हुई है यहाँ पर। और जो बगल में आपको दिख रहा है, ये अमर जवान ज्योति है। ये ज्योति, ये आग, ये लपटें, ये फ्लेम हमेशा जलती रहती है। ये लपटें बताती हैं कि उनकी आत्मा अजर अमर है और वो हमेशा ऐसे ही जिंदा रहेंगे देश के हर एक नागरिक के दिलों में। ये आप अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ आपके लिए एक जबरदस्त पैट्रियोटिक लाइन्स है, यानी एक देशभक्ति से भरा हुआ लाइन। जैसे लिखा हुआ है, मैं पढ़ लूं अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।
यानी यहाँ पर एक प्रकार से देशभक्ति से ओतप्रोत लाइन आपके लिए लिखी हुई है। हम इसे भी देखेंगे अपने पोएम में। इसके बाद आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चंस। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज। अब 1 2 3 में क्या करना है, क्या आपको लिखना है इसके आंसर या नहीं लिखना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आगे लेट्स एक्सप्लोर है, आपको एक्सप्लोर करना है, इस साइट पर जा करके आपको सर्च आउट करना है जो यहाँ पूछा जा रहा है। और सेकंड जो है वो प्लान बनाना है, आपको विजिट करना है अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी मौका मिले नेशनल वॉर मेमोरियल आप जा करके जरूर देखें। तो इसके बारे में हम कंफर्म करेंगे। हम चलते हैं, पहले पोएम कंफर्म कर लेते हैं। पोएम शुरू करने से पहले एक बार राइम स्कीम आपको मैं दिखा दूं, आप इसे रोक करके ध्यान से समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप लिख सकते हो इसे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगले जब भी आपको कोई पोएम पढ़ाई जाए आपको समझ में जरूर आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख करके दिया है। लिखा है यहाँ पे, कविता की हर 2 पंक्तियों में तुकांत शब्द मिलते हैं, यानी राइमिंग वर्ड जो है वो हर 2 लाइन पे आपको मिलेगा। जैसे आपको दिखाया था मैंने, बिहोल्ड, रिटोल्ड, ये ए है, प्राइड, कन्फाइड, ये बी है। आप दोनों को एक मानिएगा क्योंकि दोनों का जो साउंड है वो सेम है। ऐसे वाइड, साइड, सी, ग्लोज, शोज, डी, माइंड, रिमाइंड, ई, रिमेंबर, फॉरएवर जो है वो एफ है। तो ए बी सी डी, ई एफ जो है वो आपकी राइम स्कीम है इस पोएम की। ठीक है, आगे लिखा है इस प्रकार, यह कपलेट फॉर्म में है। ये कपलेट जरूर याद रखिएगा। कपलेट क्या होता है? ये कप और प्लेट नहीं होता है जो आपके घरों में होता है। ये लिखा है COUPLET। कपलेट का मतलब होता है एक ऐसा पोयम जिसमें 2 लाइन हो और दोनों लाइन का राइमिंग वर्ड सेम हो। तो आपने देखा राइमिंग वर्ड यहाँ पर ए ये सेम है, और ये 2 लाइन का मैंने आपको बताया था पोएम में, जब आपको मैंने दिखाया अभी, बताया था कि ये पेयर हैं, ये जोड़े हैं। तो 2 लाइन का वो एक स्टेंजा है। जैसे स्टेंजा भी आपको बताया था मैंने कि क्या होता है। तो 2 लाइन का वो स्टेंजा है, उसमें 6 स्टेंजा है, टोटल 12 लाइन्स है। और जो 2 लाइन का स्टेंजा है उसे कपलेट कहते हैं। अभी आपको इसके पहले वाले पोएम में बताया था मैंने, क्वार्टरन कहते हैं जो 4 लाइन का था। तो जो 2 लाइन का होता है उसे हम कपलेट कहते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे पोएम में कितने कपलेट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ लिखा है राइमिंग कपलेट्स, इसे राइमिंग कपलेट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों लाइन जो है वो राइम करते हैं, वो राइम वर्ड्स होते हैं। हम चलते हैं पोएम को कंफर्म करते हैं। यहाँ देखिएगा ये फर्स्ट 2 लाइन है। इमेज के माध्यम से हर कपलेट को मैं आपको दिखाऊंगा, यानी हर स्टैंजा जो 2 लाइन की है वो आपको यहाँ दिखाई जाएगी। मैं आपको पहले वर्ड मीनिंग समझा दूं इसकी, फिर आप इसे ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले तो ये काम करिएगा, जितने भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें से लगे उसको आप एक तरफ नोटबुक में आप लिख लीजिए, और फिर राइट हैंड पर मैं आपको इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ। मैं दिखा दे रहा हूँ फर्स्ट स्टेंजा की क्या हिंदी है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आपको हार्टलैंड का मतलब अगर ना समझ में आ रहा हो, ग्रांड साइट है, बिहोल्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है आपको, या ऑनर्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा, रिटोल्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। यानी अब से जितने भी स्टेंजा आएंगे आपको पहले वर्ड मीनिंग दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हम पोएम 2 लाइन कंफर्म करेंगे और फिर फिगर ऑफ स्पीच दिखाऊंगा। इस तरीके से एक एक कपलेट यानी एक एक स्टेंजा आपको कंफर्म की जाएगी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये वर्ड मीनिंग है। हार्टलैंड का मतलब होता है हृदय स्थल। भाई हार्ट का मतलब दिल और लैंड का मतलब स्थल या जमीन या भूमि, तो इसे हृदय स्थल कहते हैं। लेकिन ये हार्ट लैंड किसका है? ये भारत का है। तो भारत का हृदय स्थल या भारत का जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र है, वो क्या है? वो दिल्ली है। यानी दिल्ली को यहाँ पर हार्टलैंड कहा जा रहा है। तो आप समझ जाएगा, हार्टलैंड मतलब होता है केंद्र या दिल, और भारत का जो दिल है वो दिल से दिल्ली बना है, दिल्ली है वो। ग्रैंड साइट का मतलब होता है भव्य दृश्य या शानदार नजारा। बिहोल्ड का मतलब होता है निहारना या ध्यान से देखना। आप भी कभी कभी कुछ चीजों को बड़े ध्यान से देखते हो या निहारते हो, आपकी पलकें गिरती नहीं है, झपकती नहीं है, उसे बिहोल्ड कहते हैं। ऑनर्स मतलब होता है सम्मान करना या सम्मान देना। रिटोल्ड का मतलब होता है दोबारा सुनाना, यानी टोल्ड का रीटोल्ड। एक बार आपने कह दिया किसी को कोई कहानी और फिर दोबारा वही कहानी आपने सुनाई। ठीक है, आप वर्ड मीनिंग लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, या इसे पॉज करके वीडियो पहले वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, उसके बाद जब आपको पढ़ाऊंगा लाइन आपको आसानी से समझ में आएगी। अब चलते हैं पोएम में। आपने पढ़ा इन भारत हार्टलैंड, यानी भारत के दिल में। और आपको पता है कि भारत का दिल क्या है? भारत का दिल है दिल्ली। तो यहां बात हो रही है भारत के दिल में यानी दिल्ली में। अ ग्रांड साइट, एक भव्य दृश्य, एक शानदार नजारा, टू बिहोल्ड, देखने लायक है।
यानी भारत के दिल में यानी दिल्ली में एक शानदार नजारा है जो देखने लायक है, और वो शानदार नजारा है द नेशनल वॉर मेमोरियल। यानी उस शानदार नजारे का नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसे अभी आपने देखा राष्ट्रीय समर या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जिसे कहते हैं। आगे लिखा है ऑनर्स ब्रेव स्टोरीज रिटोल्ड। ऑनर्स मतलब जो सम्मान देती है, किसे सम्मान देती है? वीर स्टोरीज को, यानी बहादुरों की कहानियों को। रिटोल्ड मतलब जो बार बार सुनाई जाती है, जैसे हमें भगत सिंह की कहानियां सुनाई जाती है, जो भले सेना के रूप में युद्ध नहीं लड़े थे, लेकिन देश के लिए उन्होंने जो किया वो किसी से छिपा नहीं है। तो न केवल हमें बल्कि हमारे पूर्वजों को भी सुनाया गया था भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में आपको भी सुनाया जा रहा है, आपके बच्चों को भी सुनाया जाएगा। तो ये रिटोल का मतलब होता है जो बार बार सुनाया जाए। इस दोनों लाइन का जो अर्थ है वो ये है कि भारत के दिल में यानी दिल्ली में एक बहुत ही भव्य शानदार नजारा है जो बिहोल्ड करने लायक है, यानी देखने लायक है, जिसे हम नेशनल वॉर मेमोरियल कहते हैं। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों बना है, लिखा है यहाँ पे, ये ऑनर्स करता है यानी सम्मान देता है किसको? ब्रेव को, बहादुरों को। स्टोरीज माने बहादुरों की कहानियों को। रिटर्न मतलब जो बार बार कही जाती है। तो जो बार बार कहानियां हमें कही जाती हैं हमारे बहादुरों के बारे में, हमारे सिपाहियों के बारे में, सेनापतियों के बारे में, सेनाओं के बारे में, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी नेशनल वॉर मेमोरियल में। अगर आपको समझ में ना आए पूछते रहिएगा। हम अब इसका फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं ताकि आपको और भी आसानी से ये पोएम समझ में आना शुरू हो जाए। फिगर ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं इस 2 लाइन का, ताकि आपको और आसानी से ये पोएम समझ में आए। देखिए पहला फिगर ऑफ स्पीच मैंने इमेजरी रखा है, हालांकि इमेजरी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। जो भी 6-7 आपको फिगर ऑफ स्पीच बताए गए थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इमेजरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इमेजरी आपको बहुत जगह दिखेगा। इमेजरी का मतलब होता है कि आप आंखें बंद करो और जो आप सोच रहे हो वो आपको दिखना शुरू हो जाए। जैसे मैंने अगर आपसे कहा पहाड़, अगर आपने पहाड़ कहीं मूवी में, अपने बुक में कहीं भी देखा है ना, तो आपके आंखों के सामने पहाड़ एक बन करके तैयार हो गया होगा। भले वो साफ पहाड़ ना दिखाई दे, लेकिन दिखेगा जरूर आपको। तो जो मैं कहूं वो आप अगर इमेज बना करके सोच लो तो समझ जाओ, उसे कहते हैं इमेजरी। तो यहाँ भव्य जो दृश्य है उसकी जो कल्पना की जा रही है वो एक इमेजरी है। जैसे मैंने आपको कहा नेशनल वॉर मेमोरियल, सोचो आप एक बार अभी फोटो देखे हो केवल, गलती से अगर आप कहीं चले गए देखने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल को, आप दिल्ली में गए और देख करके आए, जैसे ही मैं आपसे कहूंगा नेशनल वॉर मेमोरियल, आपने जैसे ये लाइन सुनी नेशनल वॉर मेमोरियल, आपके दिमाग में पूरा का पूरा नेशनल वॉर मेमोरियल जो आपने देखा होगा ना, वो पूरा का पूरा इमेज बन करके आपके दिमाग में आ जाएगा। तो जो इमेज बन करके आएगा ना उसे ही इमेजरी कहते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। आपको मेटाफर पढ़ाया है जिसे रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको बताया मैंने, हार्टलैंड का मतलब होता है दिल का स्थल, यानी हृदय स्थल, यानी केंद्र, सेंटर। किसी भी इंसान का जो सेंटर होता है वो दिल होता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली को कहा गया है दिल। तो मेटाफर का मतलब यही होता है कि ये रूप दे देता है, दिल को इसने दिल्ली का रूप दे दिया है। और एक और मेटाफर है इसमें, ग्रांड साइट। ग्रांड साइट का मतलब होता है, आपने अभी देखा मीनिंग, इसका मतलब होता है भव्य दृश्य या शानदार नजारा। लेकिन यहाँ शानदार नजारा जो है वो स्मारक है, वो मेमोरियल है। तो मेमोरियल को इसने कह दिया भव्य दृश्य या शानदार नजारा। जैसे मैंने कहा कि आगरा में आप जाओगे तो आपको एक जगह भव्य दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में वो भव्य दृश्य है क्या? वो है ताजमहल। तो मैंने ताजमहल के बजाय अगर कहा भव्य दृश्य या शानदार नजारा आपको देखने को मिलेगा आगरा में, तो ये होता है मेटाफर। आपको अगर कोई भी फिगर ऑफ स्पीच समझ में ना आए, मैंने रिसेंट में अभी फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं सेकंड स्टैंजा देखते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, ये है दिल्ली और ये है दिल्ली का वो शानदार नजारा जो आप देखने से शायद महरूम हो गए हो या अभी तक नहीं देख पाए हो, और अगर देखे हो तो आप सोचो कि कितना शानदार नजारा है वहां का। यहाँ लिखा हुआ है सेकंड स्टैंजा, विद रिस्पेक्ट एंड ग्रेस it stands with pride, each name, each story to confide। सबसे पहले वर्ड मीनिंग आप देख लीजिए। आपको वर्ड मीनिंग जब समझ में आ जाएगा ना तो आप आसानी से इस लाइन को कंफर्म कर पाओगे। यहां ध्यान दीजिएगा, वर्ड मीनिंग्स। ग्रेस, आपके सामने आपका बुक खुला हुआ हो, 160 जो पेज नंबर है वो खुला हुआ हो, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए बुक खोल करके बैठिएगा और पेंसिल से हो सके तो बुक में या कॉपी में अभी लिखना शुरू कर दो। ग्रेस का मतलब होता है गरिमा या शान, भाई देश की शान या देश की गरिमा। प्राइड मतलब होता है गर्व। रिस्पेक्ट एक वर्ड आपके उस लाइन में है, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान होता है, ये आपको पता ही है।
ये है, इसे बोलते क्या है, मैं आपको यहाँ लिख दूं, इसे बोलते हैं एज्ड। ये डी साउंड नहीं होता है इसका, ईच्ड, ईच्ड, एच्ड नहीं, एच्ड, एच्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है उकेरा हुआ या खुदा हुआ। जो अभी मैंने आपको इमेज दिखाया उसमें आप देखोगे, और अभी चलेंगे हम देखेंगे। कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास पूर्वक कहना, कोई भी बात बड़े ही बिलीफ के साथ कहना, बड़े ही विश्वास के साथ कहना, उसे कहते हैं कन्फाइड। हम चलते हैं पोएम में। अभी आप ध्यान से देखिएगा, विद रिस्पेक्ट एंड ग्रेस। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, और ग्रेस मतलब शान, जो अभी आपने देखा। तो सम्मान के साथ और बड़े ही शान के साथ। इट मतलब नेशनल वॉर मेमोरियल। तो ये जो स्मारक है, स्टैंड्स विद प्राइड, ये बड़े ही गर्व के साथ खड़ा है, यानी गर्व के साथ बना है। तो सम्मान और शान के साथ यह स्मारक बड़े ही गर्व के साथ खड़ा है या बना हुआ है। ईच नेम एज्ड, यानी प्रत्येक नाम जो है वो उकेरा गया है या खुदा है। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे हर एक नाम लिखा हुआ है। यहाँ देखोगे आप, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी होती हैं। तो यहाँ पेन पेंसिल से नहीं लिखी होती है, बल्कि इस स्टोन पर, इस पत्थर पर जो है उकेरा गया होता है, खोदा गया होता है, खोद के लिखा गया होता है। इसी खोद के लिखे गए अक्षर को कहा गया है एज्ड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ईच स्टोन, हर पत्थर पर, प्रत्येक पत्थर पर एक एक लोगों का नाम लिखा गया है जो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दिए। और ईच स्टोरी टू कन्फाइड, और प्रत्येक कहानी आप विश्वास पूर्वक किसी से कह सकते हो, क्योंकि हर इंसान जिसका डेथ हुआ है, जो शहीद हुआ है, उसकी अपनी एक कहानी रही होगी कि किस तरीके से भगत सिंह का डेथ हुआ, किस तरीके से सुखदेव, राजगुरु, या किस तरीके से बहुत सारी सेनाओं के जो हमारे, चाहे वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना हो, इनकी जो सेनाएं हैं, इनके जो सोल्जर्स हैं, जो बहादुर सिपाही हैं, उनकी एक एक की कैसे डेथ हुई ना, कैसे ये शहीद हुए, इसकी एक अलग कहानी होती है, एक विशेष कहानी होती है। कई सारे मूवीज में उनकी कहानियां, सिपाहियों की कहानियां दिखाई जाती हैं। तो हर एक कहानी जो है बड़े ही विश्वास पूर्वक आप कह सकते हो, सुना सकते हो किसी को। फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं इस स्टेंजा की। यह देखना, यह है पर्सोनिफिकेशन। आपको पर्सोनिफिकेशन पढ़ा है, जिसे मानवीकरण कहते हैं, यानी किसी निर्जीव को जब सजीव का रूप दी जाती है। तो आपने भी देखा कि यहाँ पत्थरों और नामों को कहानी बताने वाला बताया गया है। भाई पत्थर पर ही तो नाम लिखा गया किसी का, किसी भी शहीद सिपाही का नाम पत्थर पर लिखा गया है, और उसे कहा गया है कि ये कहानी बताती है। भाई जब कोई आएगा और उसे देखेगा तो उस व्यक्ति की कहानी उसके दिमाग में चलनी शुरू हो जाएगी। किस व्यक्ति का जन्म यहाँ हुआ था, ये व्यक्ति कैसे मरा, किस कंडीशन में मरा, कब पैदा हुआ, कितने ही साल में मर गया, 25 साल में उसका डेथ हो गया। तो आपके दिमाग में जो कहानी बनेगी वो आपको वो पत्थर देख करके ही तो बनेगी। तो पत्थर कहानी थोड़ी बताता है, लिखा है लेकिन वो बताता नहीं है। जबकि आपके पोएम में लिखा है कि प्रत्येक पत्थर जो है अपनी एक कहानी बताएगी, एक शहीद की कहानी बताएगी। तो पत्थर को ऐसे बताया गया है मानो कि वो सजीव हो और वो बोल रहा हो, मानो कि वो कहानी सुना रहा हो। नेक्स्ट है रेपिटेशन। आप देखोगे इसमें ईच 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 ये बार बार रिपीट हुआ है ना। ऐसे आपको कोई और फिगर ऑफ स्पीच मिले, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थर्ड स्टेंजा में यहाँ लिखा है, फ्रॉम बैटल फील्ड्स टू स्काईज एंड टू ओशियंस वाइड, दे का मतलब होता है सेनाएं, स्टैंड फॉर भारत साइड बाई साइड। अब पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर पोएम कंफर्म। बैटलफील्ड्स मतलब होता है युद्ध क्षेत्र या युद्ध का मैदान, ठीक है। ओशियंस वाइड मतलब होता है विशाल समुद्र। चूंकि आपको पता होगा इंडियन ओशियन बहुत बड़ा है, पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में ओशियंस हैं, महासागर हैं, जो बहुत बड़े, बहुत 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 बड़े हैं। यानी आप एक बार देखोगे आपको किनारा नहीं दिखेगा कि ये कहाँ तक जाकर के मिला है या कहाँ खत्म हुआ है ये समुद्र, ये सागर, ये महासागर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रक्षा में या समर्थन करना। भाई आप किसी के साथ खड़े हो, लड़ाई होगी तब भी, कुछ परेशानी होगी तब भी आप उसके साथ हमेशा खड़े हो, उसकी रक्षा के लिए खड़े हो। साइड बाय साइड का मतलब होता है साथ साथ या मिल करके, आप कंधे पर कंधे रख करके या साथ साथ में या किसी के साथ मिल करके लड़ते हो अपने देश के लिए। तो ये वर्ड मीनिंग है, आपको एक बार लिख लेना चाहिए इसे, और फिर जब आप पोएम पढ़ोगे आसानी से समझ में आएगा। चलते हैं पोएम पढ़ते हैं। यहाँ देखने लिखा है, फ्रॉम बैटल फील्ड्स टू स्काईज। बैटल फील्ड्स मतलब आपको बताया मैंने, युद्ध का मैदान से लेकर के आसमान तक। युद्ध का मैदान कहाँ होता है, वो थल होता है, वो जमीन पर होता है। तो जमीन से लेकर आसमान तक, युद्ध के मैदान से लेकर के आसमान तक। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये युद्ध का मैदान है जहां पर सेनाएं हमारी लड़ रही है। ये आसमान है, आसमान में भी हमारी सेनाएं लड़ रही हैं। एंड द ओशियंस वाइड, और विशाल महासागर में भी, यानी हमारी सेनाएं यहाँ पृथ्वी पर लड़ती हैं यानी थल पर लड़ती हैं, वायु में लड़ती हैं यानी आसमान में लड़ती हैं, और ये समुद्र में भी लड़ती हैं। तो ये थल सेना है,
ये जल सेना है और ये वायु सेना है, जो एक साथ कंधे से कंधे मिला करके हमारे देश के लिए लड़ते हैं। दे माने ये लोग, ये सिपाही, ये सेना हमारे देश के, चाहे वो जल सेना हो, वायु सेना हो या थल सेना हो, ये स्टैंड फॉर यानी ये रक्षा करने के लिए, समर्थन देने के लिए भारत का ये साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहते हैं और लड़ते हैं। तो तीनों सेनाएं हमारे देश की सुरक्षा में खड़ी रहती हैं और लड़ाई करती हैं। हम चलते हैं इसके फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। यहाँ देखो फिर से इमेजरी, इमेजरी क्योंकि आपने अगर कहीं किताबों में पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपको जैसे मैंने सेना का नाम लिया तो जल सेना का सिपाही आपको दिख जाएगा कहीं पर, वायु सेना का, ऐसे ही थल सेना का। तो सिपाहियों का इमेज आपके दिमाग में बन जाएगा, युद्ध का मैदान आपके दिमाग में बन जाएगा। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, स्टैंड में एस, साइड में एस, साइड में एस, एस 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 रिपीट हुआ, लेटर रिपीट हुआ, ये एलिट्रेशन है। और इसमें रेपिटेशन है यानी पुनरोक्ति है, यानी कि आपका रीड रिपीट हो रहा है वर्ड, जैसे साइड 2 बार आया हुआ है तो ये वर्ड रिपीट हो रहा है। ये है अमर ज्योति, जो आपने अभी देखा था, मैंने दिखाया था आपको, जो जल रहा था लौ, जिस पर शायरी लिखी थी 2 लाइन की देशभक्ति वाली। के पहले आपको वर्ड मीनिंग दिखा दूं मैं, फिर ये पोएम पढ़ाता हूं मैं आपको। इटर्नल फ्लेम मतलब होता है अमर ज्योति। इटर्नल का मतलब होता है जब जो कभी खत्म ना हो। फ्लेम मतलब होता है आग की लपटें यानी ज्योति, तो ये अमर ज्योति है। साइलेंस मतलब मौन या शांति। ग्लोज माने चमकती है या जलती है, तो वो जो ज्योति है, जो लौ है, वो जलती रहती है, जो फ्लेम है। होमेज का मतलब श्रद्धांजलि, आप किसी को श्रद्धांजलि जाने जाते हो देने के लिए, फूल माला लेकर के आप जाते हो। या आपने देखा होगा मूवी में कि किसी सोल्जर की अगर डेथ हो गई, शहीद हो गया वो, तो बहुत सारे लोग जाते हैं फूल माला लेकर के चढ़ाते हैं उसके कफिन पर, जो भारत के तिरंगे में लिपटा हुआ होता है। करेज मतलब होता है साहस। द इटर्नल फ्लेम का मतलब होता है अमर ज्योति। ये जो अमर ज्योति है ना, जो हमेशा जलती है, इसे कहा गया है इटर्नल फ्लेम। इन साइलेंस इट ग्लोज। साइलेंस मतलब होता है खामोशी में। भाई ये अमर जो ज्योति है वो शांति से जलती है, बिना तड़क भड़क करके। इट ग्लोज, इट मतलब ये अमर ज्योति, ग्लोज माने है चमकती है या जलती है। तो बड़े ही शांति से ये अमर ज्योति हमेशा शांति से जलती रहती है। पेइंग होमेज, और ये होमेज का मतलब है श्रद्धांजलि देती है टू देयर करेज। देयर मतलब सिपाहियों के, करेज माने साहस की। तो जो सिपाही जिनकी मृत्यु हो गई, जो बलिदान दिए अपने देश के लिए, जिनकी शहादत हुई, तो ये अमर ज्योति जो है ये श्रद्धांजलि देती है उनके साहस की। दैट शोज, जो दिखाता है, यानी कि जो साहस जो आपने देखा उनमें, जो बलिदान उन्होंने दिया अपने देश के लिए, कि मरते मरते भी कई सारे जो दुश्मन सेना है उनके सिपाहियों को उन्होंने मारा है, तो ये दिखाता है कि कितनी इनमें साहस थी, कितना करेज था। तो इसलिए श्रद्धांजलि ये देता है। मतलब ये आग बीच में जलता है, लपटें बीच में जलती हैं, और आसपास जितने भी बने हुए हैं पत्थर, जिस पर उकेरे गए हैं नाम शहीदों के, या शहीदों का स्मारक बना है, मूर्ति बनी है, उनको ये श्रद्धांजलि देता है। फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं इसमें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि आपको पता है कि जो ज्योति है, जो लपटें हैं आग की, वो श्रद्धांजलि दे रही हैं। आपको बताया मैंने कि ये लपटें जो है वो श्रद्धांजलि दे रही हैं सिपाहियों को, सेनाओं को। लेकिन आपको बताया कि श्रद्धांजलि केवल एक लिविंग बीइंग दे सकता है, एक सजीव दे सकता है, एक इंसान देता है जाकर के फूल माला चढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर आग की लपटों को दिखाया गया है, मानो कि वो सजीव हो और वो श्रद्धांजलि दे रही है अपने सेनाओं की। तो ये पर्सोनिफाइड है और यहाँ मेटाफर है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है फ्लेम को साहस का प्रतीक बनाया गया है। फ्लेम को साहस का प्रतीक बताया गया है, माना गया है कि ये जो फ्लेम है, ये जो आग की लपटें हैं, ये साहस दिखाती है हमारे शहीदों की, हमारे सेनाओं की, सिपाहियों की। नेक्स्ट स्टेंजा है, देयर सेक्रीफाइस ऑलवेज इन आवर माइंड, इन ब्लेस्ड मेमोरी फॉर एवर रिमाइंड। आप बोल नहीं पाते हो तो आप मेरे साथ बोलते रहो, ठीक है? बोलो, वर्ड मीनिंग लिखो, इसे रीड करो, तेज पढ़ो, मन में पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ते रहो, लिखते रहो, ताकि आपको लिखना पढ़ना दोनों आसानी से आपको आ जाए। तो चलते हैं, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसका। देखिए, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, ठीक है, जो बलिदान देते हैं देश के लिए। ब्लेस्ड मेमोरी मतलब होता है पवित्र स्मृति या पवित्र यादें। भाई इनकी जो यादें हैं वो पवित्र है। हम जब याद करते हैं भगत सिंह को तो लगता है कि वो कितने पवित्र इंसान होंगे, उनकी यादें भी कितनी पवित्र होती हैं। फॉरएवर मतलब होता है हमेशा या सदा सदा के लिए। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। इसे जरूर लिखिएगा वर्ड मीनिंग को। तो देयर सेक्रीफाइस, देयर का मतलब सेनाओं की, जो सेना हमारे हैं, जो बहादुर सिपाही हैं, उनका बलिदान ऑलवेज इन आवर माइंड, हमेशा सदा के लिए हमारे दिमाग में रहेगा। यानी उनका बलिदान जो है वो सदा हमारे मन में जीवित रहेगा। वो भले जीवित ना हो, लेकिन उनकी यादें,
उनका बलिदान हमारे मन में जीवित रहेगा, हमारे दिलों में जीवित रहेगा। इन ब्लेस्ड मेमोरी, ब्लेस्ड मतलब होता है पवित्र, मेमोरी मतलब यादें या स्मृति। उनकी जो पवित्र स्मृतियां हैं, फॉर एवर रिमाइंड, वो हमेशा उनके साहस और देशभक्ति की याद दिलाती रहेगी। फॉर एवर मतलब हमेशा, रिमाइंड माने याद दिलाना, तो उनकी जो यादें हैं वो हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि ये कितने साहसी थे, कितने देशभक्ति से भरपूर थे ये। चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। देखिएगा यहाँ है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है इसमें एक बार चेक करिएगा। सेक्रीफाइस वर्ड जो है वो आपको कई बार मिलेगा, कम से कम एक बार से ज्यादा सेक्रीफाइस वर्ड मिलेगा पूरे के पूरे पोएम में। तो 12 लाइन में आप चेक कर लीजिएगा, आपको सेक्रीफाइस एक से ज्यादा बार मिलेगा। मेमोरी भी आपको एक से ज्यादा बार मिलेगा। हाइपरबली, इसे हाइपरबोल नहीं कहते, हाइपरबली कहते हैं। अतिशयोक्ति होता है, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हमेशा याद दिलाना। अब आप सोचो कि हमेशा, फॉरएवर, जो फॉरएवर वर्ड है ना, वो आपका जो है वो है आपका हाइपरबली। अब हमेशा कैसे कोई याद रख सकता है किसी को? उनके बलिदानों को याद तो करेगा, लेकिन हमेशा कैसे याद रखेगा? आप सोचो कि आप भगत सिंह के बारे में 24 घंटा में कितनी बार सोचते होंगे? एक बार, दो बार, कभी कभी तो पूरा दिन नहीं सोचते होंगे, कभी कभी पूरा महीना नहीं सोचते होंगे। याद तो है, लेकिन हमेशा किसी को याद आप नहीं कर सकते। और ये मेटाफर है, यानी यहाँ पर जो मेमोरी है उसको ब्लेस्ड बताया गया। आप सोचो, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। यहाँ पवित्र लिखा है, पर आशीर्वाद देना होता है, क्योंकि आप लोग भी ब्लेसिंग लेते हो, जाते हो आप, तो घर वाले कहते हैं खुश रहो, जुग जुग जियो, खूब पढ़ो, खूब कमाओ, नाम कमाओ, ऐसे आपको आशीर्वाद देते हैं, वो ब्लेस होता है। तो आप बताओ आशीर्वाद देते किसको है? आशीर्वाद देते हैं इंसान को, लेकिन यहाँ मेमोरी को दिखाया गया है। चूंकि अब आप सोचोगे कि आशीर्वाद इंसान को देते हैं, तब तो ये लिविंग नॉन लिविंग का मैटर है, ये पर्सोनिफिकेशन होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ब्लेस भी आपका नॉन लिविंग है। आशीर्वाद जो है वो कोई सजीव आदमी थोड़ी है। और जो आपकी मेमोरी है, जो यादें हैं, वो भी आपकी नॉन लिविंग है, क्योंकि वो भी कोई इंसान नहीं है, वो यादें हैं, यादें इंसान नहीं होती हैं। तो दोनों नॉन लिविंग है, ब्लेस भी नॉन लिविंग है, मेमोरी भी नॉन लिविंग है। तो यहाँ स्मृत को ब्लेस्ड बताया गया है, ये मेटाफर है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, लास्ट स्टेंजा है ये। विद प्राइड एंड रिस्पेक्ट लेट्स ऑलवेज रिमेंबर एट द नेशनल वॉर मेमोरियल देयर सेक्रीफाइस फॉरएवर। ये आपका है नेशनल वॉर मेमोरियल, ये इंडिया गेट है, बनाया गया है ऐसा ताकि आपको ये दिखे कि हाँ ये दिल्ली है। हम वर्ड मीनिंग देख लें, उसके बाद चलेंगे हम इसको कंफर्म करेंगे। इसमें इतने वर्ड मीनिंग नहीं है जो आपको ना आए। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। सेक्रीफाइस फॉरएवर, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, और फॉरएवर का मतलब होता है सदा सदा के लिए। मतलब ऐसा बलिदान जो सदा सदा के लिए अमर हो चुका हो, जिसे हर कोई याद करता हो। विद प्राइड एंड रिस्पेक्ट, यानी कि बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ। प्राइड मतलब गर्व, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, तो बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ, विद मतलब साथ। लेट्स ऑलवेज रिमेंबर, हमें अपने शहीदों को याद रखना चाहिए। लेट्स मतलब लेट अस, अस माने हमें, लेट माने होता है चाहिए या दो, ठीक है। तो हमें अपने सिपाहियों को, हमें अपने शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए। एट द नेशनल वार मेमोरियल, कौन से सिपाही, कौन से सेनाएं? जो नेशनल वार मेमोरियल में हैं, यानी कि जिनकी यादें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय समर स्मारक में बनी गई हैं, बनाई गई हैं। देयर सेक्रीफाइस फॉरएवर, जो उनके बलिदान के लिए सदा सदा के लिए अमर है। यानी जो स्मारक उनकी यादों के लिए बनाई गई हैं, उन्हें हमें याद रखना चाहिए। और देर का मतलब सेनाएं, जब भी देर आए, दे आए, तो आप समझ जाओ हमारे बहादुर सिपाही या सेनाएं जो सेक्रीफाइस दिए हैं, हमेशा के लिए इनको याद रखना चाहिए। हमेशा के लिए ये अजर अमर हो चुके हैं हमारी यादों में। इसका फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं एक बार। इसमें ये एलिट्रेशन है, यहाँ आपको एलिट्रेशन दिखेगा, पर ये गलत है। यहाँ एलिट्रेशन होगा क्या, अगर आप देखें एक बार अपने पोएम में, तो एक वर्ड है रिस्पेक्ट, और आप देखोगे आगे तो एक वर्ड है रिमेंबर, REMEMBER। आप देखोगे रिस्पेक्ट में आर और रिमेंबर में आर, जो लेटर है वो रिपीट हो रही है, इसलिए लेटर जब रिपीट होता है तो वो होता है एलिट्रेशन, आपको बताया गया है। हाइपरबली जो है यहाँ पर बलिदान को फॉरएवर कहता है, मतलब बलिदान जो है वो हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए बलिदान इंसान नहीं देता है, और ना ही हमेशा के लिए बलिदान याद रहता है किसी को। और नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी जैसे आपको बताया मैंने कि जैसे ही आपको ये श्रद्धांजलि, ये मेमोरी की यादें आती हैं, आपको इस लास्ट लाइन में आपको दिखेगा नेशनल वॉर मेमोरियल। तो नेशनल वॉर मेमोरियल जैसे ही मैं आपको नाम लूंगा, आपके दिमाग में वो राष्ट्रीय समर स्मारक या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बन करके आ जाएगा, उसकी इमेज। तो जैसे इमेज उसकी बनी, वो हो गया इमेजरी। इस तरीके से पोएम खत्म होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है। अब यहाँ देखिएगा, लेट्स डू दीज एक्टिविटीज, पेज नंबर 161 में आपको मिलेगा। रीड
द पोएम अलाउड। इसका मतलब होता है आप पोएम को तेज पढ़ो। आप घर में हो, घर के कोने को पकड़िए, अकेले बैठिएगा, कमरा बंद कर लीजिएगा और तेज तेज इस पोएम को पढ़िएगा। इतना भी मत चिल्लाइएगा कि घर वाले दरवाजा तोड़ करके आपको कूटना शुरू कर दे। तो इतना भी तेज नहीं पढ़ना है आपको, ऐसे पढ़ना है मानो कि लगे कि आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, पढ़ने के लिए है, यानी आपको इसमें लिखना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ लिखा है 2 लाइन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना है। बस यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर रखना है, यानी तेज पढ़ो, साफ पढ़ो, सही पढ़ो। नेशनल वॉर मेमोरियल है तो मेमोरियल को मेमोरियल पढ़ो, ममरियल टाइप का वर्ड नहीं बोलना है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन आपको सही करना है, उच्चारण सही होना चाहिए आपको आपका पोएम का जब आप बोलो इसे। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है रिसाइट द पोएम। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। आप पोएम को सुनाओ, जैसे गाना सुनाते हो ना, वैसा पोएम सुनाओ। किसको? विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लास के विद्यार्थियों के साथ और अपने टीचर के साथ भी। अपने पहले विद्यार्थियों के साथ सुना लो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, और फिर टीचर के सामने जाकर के ये पोएम सुनाओ, बड़े हाव भाव के साथ सुनाओ। ये भी आपको लिखना नहीं है, यहां मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिमेंबर द पोएम। अभी आपको पढ़ना था, उसके बाद आपको सुनाना है क्लासमेट के साथ या टीचर के साथ, और अब इसको याद करना है। इस पोएम को याद कर लो। ये पोएम बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत पोएम है, बहुत मजेदार पोएम है। 15 अगस्त 26 जनवरी आप सुना भी सकते हो स्कूल के प्रोग्राम में या मॉर्निंग असेंबली में भी। तो इसे मेमोराइज करना है, याद करना है, इसमें भी कुछ लिखना नहीं है, यानी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कुछ लिखना नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ करना है आपको। लेट्स एक्सप्लोर पेज नंबर 161। अब आपको एक्सप्लोर मिलेगा पेज नंबर 161 में, जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, विजिट द वेबसाइट ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड लर्न मोर अबाउट इट। आप नेशनल वॉर मेमोरियल का वेबसाइट चेक करिएगा और वहां कुछ सीखिए उसके बारे में, जानिए उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें। और ये है उसकी दिया है यूआरएल, यानी इसको आप लिख करके या कॉपी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं अगर आपका बुक है, लेकिन आप ई बुक अगर आपके पास है या वैसे ही जैसे लिखा है आप टाइप करिएगा, आपको नेशनल वॉर मेमोरियल का साइट खुल जाएगा और फिर आपको उसके बारे में जानना है। क्या जानना है वो मैंने यहाँ लिखा है, आप चाहे तो डायरेक्टली ये लिख लीजिए, जो वो वहां मिलेगा वो मैंने आपको यहाँ दे दिया है कि नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो नई दिल्ली में है। इंडिया का ये मोन्यूमेंट है जो डेडिकेटेड है, जो समर्पित है, जो सम्मान देता है हमारे सिपाहियों को, हमारे सेनाओं को, जो भारत के आर्म्ड फोर्सेज में काम किए, हु हैव गिवन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानियां दी इन सर्विस ऑफ द नेशन, अपने देश की सेवा में। और ये इनॉग्रेट हुआ, इसका श्री गणेश हुआ, शुभारंभ हुआ फरवरी 25 2019 को। द मेमोरियल इज स्प्रेड ओवर 40 एकर्स। जो मेमोरियल है वो 40 एकड़ में फैला हुआ है। सोचो कितनी बड़ी होगी, कितनी जगह में फैली होगी। एंड कंसिस्ट ऑफ 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी आपको 4 बड़े सर्कल्स दिखाई देंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इमेज में आपको दिखेगा, सर्कल दिखेगा। पहला है अमर चक्र बना हुआ है, जिसे सर्कल ऑफ इमोर्टेलिटी कहते हैं। दूसरा है वीरता चक्र, जिसे सर्कल ऑफ ब्रेवरी कहते हैं। तीसरा है त्याग चक्र, जिसे सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस कहते हैं। एंड रक्षक चक्र, जिसे सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। इस तरीके से 4 बड़े बड़े आपको सर्कल मिलेंगे और चारों के नाम आपको दिए गए हैं यहाँ पर। नेम्स ऑफ ओवर 25,000 सोल्जर्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द मेमोरियल वॉल्स। जो मेमोरियल वॉल्स है, जो आपको दीवार दिखाया मैंने पत्थर से बना हुआ, उनमें लगभग 25,000 से ज्यादा सिपाहियों के नाम इंस्क्राइब्ड हैं, यानी कि खुदे हैं, लिखे गए हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे सिपाहियों के नाम वहां लिखे गए हैं, जो सिपाही शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए। नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्लान अ विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल विद योर टीचर और पेरेंट्स। तो अपने टीचर के साथ, पेरेंट के साथ, जैसा भी मौका मिले आप नेशनल वॉर मेमोरियल जाएं, देखें और सोचें कि जो आपने पढ़ा है इस पोएम में क्या वैसा ही है या उससे भी शानदार है। तो यहाँ आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जाना है, कैसे आपको प्लान बनानी है, किस तरीके से आपको चेकआउट करना है वेबसाइट को चेक करना है। अगर वहां लगता है फी पेमेंट करना है या बिना फी के आप जा सकते हो एज ए स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है, ये क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।